हिंदी साहित्य लेक्चर 134। नोट। नोट में पहला है, जब किसी शब्द में दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो उसे व्यंजन संयोग कहते हैं। दोबारा से बोलता हूँ, जब किसी शब्द में दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो उसे व्यंजन संयोग कहते हैं। जैसे है चक्र, तो चक्र मिलके बना है च प्लस आ प्लस का प्लस र प्लस आ। तो का प्लस रा जो एक साथ आया है वो है व्यंजन संयोग। इसी तरीके से है त्रिभुज। त्रिभुज मिलके बना है ता प्लस रा प्लस ई प्लस भा प्लस उ प्लस जा प्लस आ। तो जा जो ता है वो और रा जो है, ता प्लस रा जो है वो व्यंजन संयोग है। उसी तरीके से उज्ज्वल में भी है छोटा ऊ प्लस जा प्लस वा प्लस आ प्लस ला और प्लस आ। तो इसमें ऊ और प्लस जा एक साथ आ रहे हैं, या बोल सकते हैं जा प्लस जा आ रहे हैं या जा प्लस वा। तो ये सब व्यंजन संयोग हैं। तो नोट में पहला हो गया व्यंजन संयोग। जब दो क्या है व्यंजन संयोग? जब किसी शब्द में दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो उसे व्यंजन संयोग कहते हैं। और दूसरा है स्वर भक्ति। क्या है? स्वर भक्ति। किसी व्यंजन संयोग को तोड़ने के लिए बीच में स्वर ले आना स्वर भक्ति है। क्या है? किसी व्यंजन संयोग को तोड़ने के लिए बीच में स्वर ले आना स्वर भक्ति है। जैसे क्रिया है, क्रिया, तो क्रिया बना है का प्लस र प्लस ई प्लस या प्लस आ प्लस आ। अब इसमें का प्लस रा है ना, तो अब इस व्यंजन संयोग को तोड़ने के लिए जो लेके आएंगे स्वर बीच में, तो क्रिया जो है उसे लिख देंगे क्रिया क्रिया क्रिया। तो ये अब किससे बन जाएगा? ये बन जाएगा का प्लस ई प्लस रा प्लस ई प्लस या प्लस आ प्लस आ। तो बीच में जो का प्लस रा था क्रिया में, वो अब क्रिया में हो गया का प्लस ई। ठीक है। तो स्वर भक्ति किसे कहते हैं? किसी व्यंजन संयोग को तोड़ने के लिए बीच में स्वर ले आना। अर्थ, जैसे अर्थ लिखा है तो अर्थ के ऊपर जो था के ऊपर जो रा लिखा है उसे रेफ बोलते हैं। क्या? रेफ। जब रा ऊपर चढ़ के आता है तो उसे रेफ बोलते हैं। और जब रा नीचे आएगा तो रा बड़ा होगा, ऊपर होगा तो छोटा होगा। जब नीचे आएगा तब बड़ा होगा, जब रा नीचे आएगा तो रा बड़ा होगा, ऊपर होगा तो छोटा होगा। जैसे अर्थ में रा ऊपर आया है तो छोटा है, और क्रय में रा नीचे आया है तो बड़ा है। जैसे क्रय का प्लस रा प्लस आ प्लस या प्लस आ। तो यहाँ का जो है वो आधा आधा है और रा प्लस आ मिलके पूरा रा हो जाता है। अब फिर आता है उद्धरण। उद्धरण में जैसे लिखा है छोटा ऊ प्लस द प्लस ध प्लस आ प्लस रा प्लस आ प्लस रा प्लस आ। तो जो यहाँ पे धा प्लस आ है वो पूरा हो जाता है। तो यानी नीचे जो भी आएगा वो पूरा हो जाएगा, यानी वो बड़ा होगा। कोई भी जो नीचे टंगा हो वह पूरा होगा। बहुत सारे व्यंजन संयोग में से सिर्फ 4 व्यंजन संयोग को ही अलग पहचान दी गई है। छा त्रा ज्ञा स्रा। छा त्रा ज्ञा स्रा। अब देखते हैं व्यंजनों के अन्य वर्गीकरण। व्यंजनों को अन्य वर्गीकरण के आधार पर देखें तो ये 2 प्रकार से हैं, एक अल्पप्राण एक महाप्राण। अल्पप्राण है वर्गीय व्यंजन। वर्गीय मतलब 1 3 5, किसी वर्ग 5 होते हैं, जैसे का खा गा घा अंगा। तो जो वर्गीय व्यंजन में जो पहला तीसरा और 5वां शब्द होता है वो अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। जैसे का खा गा घा अंगा में, यानी का वर्ग में अगर हम देखें तो का गा अंगा जो है ये वर्गीय व्यंजन है। और फिर से इसके नीचे देख लेते हैं क्या लिखा है। अंतस्थ व्यंजन भी अल्पप्राण व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ व्यंजन भी अल्पप्राण व्यंजन है। तो हमें पता है अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है। 4 अंतस्थ व्यंजन है, या र ल व।
तो बोला गया है अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण व्यंजन है। जिनको बोलने में कम श्वास का उपयोग हो वो अल्प प्राण व्यंजन है। जिनको बोलने में कम श्वास का प्रयोग हो अल्प प्राण व्यंजन है। और ये मुख्यतः किसी वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें शब्द होते हैं। महाप्राण देखते हैं तो महाप्राण में पहले शब्द में हा जोड़ देते हैं, तो जो दूसरा शब्द बनता है वो, और तीसरे शब्द में हा जोड़ देते हैं तो जो चौथा शब्द बनता है वो महाप्राण व्यंजन होता है। अब जैसे पढ़ लेते हैं, संघर्षी व्यंजन भी महाप्राण व्यंजन है। तो हमें पता है संघर्षी व्यंजन 4 थे, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा। कुछ लोग इसे कहते हैं तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन और दंतोस्त व्यंजन, कुछ ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम ऐसे देखेंगे कि 4 हैं संघर्षी व्यंजन, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा। तो संघर्षी व्यंजन भी महाप्राण व्यंजन है। और कहते कैसे हैं महाप्राण व्यंजन? जिनको बोलने में ज़्यादा श्वास का प्रयोग हो। तो व्यंजनों के अनुवर्गीकरण में पहला वर्गीकरण हमने देखा अल्प प्राण और महाप्राण का। दूसरा वर्गीकरण है अघोष और सघोष, अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजन क्या है? स्वर तंत्री का कंपन अगर कम है, स्वर तंत्री का कंपन अगर कम है तो वो अघोष व्यंजन है, और स्वर तंत्री का कंपन अगर अधिक है तो वो सघोष व्यंजन है। यानी स्वर तंत्री का कंपन अगर कम है तो अघोष व्यंजन, स्वर तंत्री का कंपन अगर अधिक है तो सघोष व्यंजन है। अघोष व्यंजन जो है वो किसी वर्ग के पहले 2 व्यंजन होते हैं, जैसे का, खा। और सघोष व्यंजन जो होते हैं वो अंतिम 3 व्यंजन होते हैं, जैसे गा, घा, अंगा। ठीक है, तो हमने व्यंजनों के अन्य वर्गीकरण में पहले देखा अल्प प्राण, महाप्राण, दूसरा देखा अघोष, सघोष, तीसरा देखते हैं, फिर उसके बाद अब हम देखते हैं अयोगवाह ध्वनियाँ। तो अब हम देखते हैं अयोगवाह ध्वनियाँ। अभी तक हमने देखा स्वर, हमने सबसे पहले भाषा को 4 भागों में बांटा था, ध्वनि, शब्दावली, व्याकरण, लिपि। ध्वनि में फिर हमने देखा मानक हिंदी के ध्वनि व्यवस्था को फिर हमने 3 भागों में बांटा, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह। हमने देखा स्वर देख लिया, स्वर 12 होते हैं, व्यंजन देख लिया 45 होते हैं। अब हम देखते हैं अयोगवाह ध्वनियाँ। अयोगवाह ध्वनियाँ क्या है? योग न होने पर भी साथ साथ रहें, वो अयोगवाह ध्वनियाँ हैं। योग न होने पर भी साथ साथ रहें। जैसे कंगन लिखा है ना, तो कंगन के ऊपर जो बिंदी है, का के ऊपर जो बिंदी है ना, वो अनुस्वार है, अनुस्वार है, क्योंकि इसका उच्चारण संभव नहीं है। कंगन के ऊपर जो बूंदी है इसका उच्चारण संभव नहीं है, इस वजह से ये अनुस्वार है। अनुस्वार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस स्वर। इसका मतलब होता है स्वर के बाद आने वाला। ठीक, जैसे प्रातः है, प्रातः, जो इसमें जो लास्ट में 2 बिंदी लगा है, ये अंक आहा में से ही होता है, यानी अयोगवाह होता है। देखते हैं, इसमें पहला है अयोगवाह ध्वनियों में पहला है स्वर नहीं है, क्योंकि इनका स्वतंत्र उच्चारण करना संभव नहीं है। अयोगवाह ध्वनियाँ क्या है? पहला है कि ये स्वर नहीं है, क्योंकि इनका स्वतंत्र उच्चारण करना संभव नहीं है। और कहीं ये व्यंजन भी नहीं है, दूसरा है कि ये व्यंजन नहीं है। व्यंजन क्यों नहीं है? व्यंजन शब्द में पहले आता है, पर यह शब्द में स्वर के बाद आती है, इसलिए व्यंजन नहीं है। व्यंजन जो है ना वो शब्द में पहले आता है, पर यह जो है यानी अयोगवाह ध्वनियाँ ये शब्द में स्वर के बाद आती हैं, इसलिए व्यंजन नहीं है। जैसे कंगन, कंगन में का के बाद ये अयोगवाह ध्वनियाँ जो है अंक आह वो आ रही हैं, तो ये स्वर के बाद आती हैं, इसलिए ये व्यंजन नहीं है। जबकि व्यंजन जो होता है ना, व्यंजन वो स्वर के पहले आता है। ठीक, अब हम देखते हैं अयोगवाह। अयोगवाह है ना, अब इसे हम 2 प्रकार से देखते हैं। इसे 2 यानी ये अनुस्वार, अनुनासिक 2 हैं, और विसर्ग जो होती हैं वो प्रायः लास्ट में लगती हैं। जैसे संस्कृत में विसर्ग जो है वो लास्ट में लिखते हैं, जैसे प्रातः, अथाह, फलतः, प्रायः। अब अनुस्वार और अनुनासिक के बीच में जो है ये हम देखते हैं, ये अनुस्वार और अनुनासिक के बीच में है। स्वर जो है, स्वर को 2 प्रकार से अगर हम बांट दें, निरुन्नासिक और अनुनासिक। निरुन्नासिक और अनुनासिक। निरुन्नासिक मतलब जहाँ नाक की भूमिका ना हो,
और अनुनासिक मतलब जहाँ उच्चारण में नाक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है या महत्वपूर्ण हो। तो स्वर को दो भागों में बांट देते हैं, निरुनासिक जहाँ नाक की भूमिका न हो, अनुनासिक जहाँ उच्चारण में नाक की भूमिका महत्वपूर्ण हो। अनुनासिक जो है, पहले अनुस्वार देख लेते हैं। अनुस्वार जो है वो स्वर के बाद आने वाला है। स्वर के बाद अगर जो आएगा वो अनुस्वार है, और अनुनासिक जो है वो स्वर के साथ आने वाला है। ध्यान से समझिएगा। आयोगवाद ध्वनियों को फिर हम मान लीजिए दो प्रकार से बांटते हैं या तीन मान लीजिए। अनुस्वार अनुनासिक, एक होता है अनुस्वार अनुनासिक, एक विसर्ग। ठीक है। अनुस्वार वो है जो स्वर के बाद आने वाला शब्द है, स्वर के बाद आने वाला, और एक अनुनासिक है जो स्वर के साथ आने वाला शब्द है। और तीसरा हो जाता है विसर्ग, जो संस्कृत में मुख्यतः प्रयोग होता है, जैसे प्रातः आता फलता प्रायः। ठीक है। जैसे गंभीर है ना, गंभीर, तो यहाँ देखिए जो गा के ऊपर विंदी है यानी म है, वो स्वर के बाद यानी व्यंजन के बाद आ रहा है। स्वर के बाद आने वाला अगर है तो वो अनुस्वार है, और स्वर के साथ आने वाला है तो वो अनुनासिक है। गंभीर ये स्वर के बाद आने वाला है तो ये अनुस्वार है। गंदा अनुस्वार है। गंगा अनुस्वार है। संबंध ये इसमें से ही अनुस्वार अनुनासिक है। अब देखते हैं हिंदी की शब्दावली या शब्द संरचना। हमने भाषा को दो प्रकार से चार प्रकार में बांटा था, ध्वनि, शब्दावली, व्याकरण, लिपि। तो हमने ध्वनि तो कंप्लीट कर लिया, स्वर, व्यंजन, अयोग हुआ। अब हम देखते हैं शब्दावली, जो कि यूपीपीसीएस के सिलेबस में है। तो हिंदी की शब्दावली या शब्द संरचना में सबसे पहले हम देखते हैं शब्द। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्ण या वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। बोलते हैं वर्ण या वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ हो वो शब्द कहलाता है। पद क्या है? एक शब्द है पद। वाक्य में शामिल शब्द को ही पद कहते हैं। देखिए फिर से मैं पढ़ता हूँ। शब्द क्या है? वर्ण या वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ हो, और वाक्य में शामिल जो होते हैं वो शब्द होते हैं। पद क्या है? जब कोई शब्द व्याकरणिक क्रम में व्यवस्थित हो जाए तो वह पद है। पद क्या है? जब कोई शब्द व्याकरणिक क्रम में व्यवस्थित हो जाए तो वह पद है। ठीक। अब हम देखते हैं शब्दावली। शब्दावली या शब्द संरचना। हम देख ही रहे थे शब्दावली या शब्द संरचना, लेकिन चलते चलते हमने दो शब्द जान लिए, शब्द और पद क्या होते हैं। तो वर्ण या वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ हो वो शब्द है, और पद क्या है? जब कोई शब्द व्याकरणिक क्रम में व्यवस्थित हो जाए तो वह पद है। अब शब्दावली को पढ़ेंगे जब हम, तो इसे हम चार प्रकार से बांटेंगे शब्दावली को, चार भागों में। एक स्रोत, शब्दावली का स्रोत क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका प्रयोग कैसे होता है, और ये परिवर्तनीयता यानी ये बदलता कैसे है। तो स्रोत, निर्माण, प्रयोग, परिवर्तनीयता। ठीक। स्रोत में सबसे पहले हम देखते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इन चार शब्दों को पहले हम देखते हैं। स्रोत में सबसे पहले हम देखेंगे तत्सम। तत्सम जो है वो संस्कृत से लिए गए शब्द हैं। तत्सम यानी संस्कृत के समान। तो तत्सम जो है वो संस्कृत से लिए गए शब्द हैं, यानी जैसे संस्कृत में हो वैसे ही जो है वो तत्सम है। तद्भव क्या है? संस्कृत के शब्दों से बने हुए जो हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। संस्कृत के शब्दों से बने हुए उन्हें तद्भव कहते हैं, और जैसे संस्कृत में हो वैसे ही अगर लिख देंगे तो वो तत्सम है। तत्सम जो संस्कृत में हो वैसे ही, तद्भव संस्कृत के शब्दों से बने हुए। जैसे क्रिया, क्रिया, क्रिया जो है संस्कृत कह सकते हैं, क्रिया जो होता है वो तद्भव है। अद्य जो है वो संस्कृत है, और जो आज है वो तद्भव है। देशज क्या है? देशज मतलब लोकल शब्द। लोकल शब्द जो होता है वो देशज है, जैसे बना, भौकाल इत्यादि। विदेशज क्या है? विदेशज, विदेशज मतलब भाषा क्षेत्र के आधार पर देशज या विदेशज का वर्गीकरण करेंगे, ना कि राजनीतिक क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है। तो विदेशज शब्द जैसे हो जाएंगे, विदेशज मतलब हम देख लेते हैं देशज विदेशज कैसे बांटेंगे। भाषा क्षेत्र के आधार पर देशज या विदेशज का वर्गीकरण करेंगे, ना कि राजनीतिक क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में। ठीक। विदेशज शब्द जैसे हो जाएंगे रिक्शा, टैक्सी, ऑटो,
बस, ट्रक और आदि। ठीक है, रिक्शा, टैक्सी, ऑटो, बस, ट्रक, इनकी आजकल मिक्सिंग वाले भी शब्द चल रहे हैं जो देशर विदेशर दोनों के मिले हुए होते हैं, जैसे भैंस, चरमन, अकादमी, रेलगाड़ी, बस अड्डा। इन शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। इन शब्दों को संकर शब्द कहते हैं जो देशर विदेशर दोनों से मिले हुए होते हैं। तो हमने शब्दावली को 4 भागों में बांटा था: स्रोत, निर्माण, प्रयोग, परिवर्तनीयता, जिसमें से हमने स्रोत देख लिया। स्रोत में था तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब हम देखते हैं निर्माण। तो निर्माण में पहला है रूढ़ शब्द, फिर दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। तो रूढ़ क्या है? व्युत्पत्ति मूलक प्रक्रिया में जिसके पीछे और ना जा सके। व्युत्पत्ति मूलक प्रक्रिया में जिसके पीछे और ना जा सके, या हम और बोल सकते हैं जो मूल शब्द है जिसका संधि विच्छेद कर उसका और अर्थ ना निकाला जा सके। तो यही रूढ़ शब्द हैं। रूढ़ शब्द क्या है, एक बार दोबारा से पढ़ दूंगा। व्युत्पत्ति मूलक प्रक्रिया में जिसके पीछे और ना जा सके, या बोले तो दूसरे तरीके से, जो मूल शब्द है जिसका संधि विच्छेद कर उसका और अर्थ ना निकाल सके। दूसरा शब्द है यौगिक। यौगिक जैसे हो जाएगा इसका एग्जाम्पल पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। यौगिक की परिभाषा क्या होगी? दो रूढ़ शब्द या किन्हीं दो अलग अर्थों के शब्दों को मिलाकर नए शब्द, नए अर्थ गढ़ना यौगिक है। दोबारा से बोलूँगा, दो रूढ़ शब्द या किन्हीं दो अलग अर्थों के शब्दों को मिलाकर नए शब्द, नए अर्थ गढ़ना वो यौगिक है। योग रूढ़ क्या है? योग रूढ़ तीसरा आ जाएगा योग रूढ़। वे यौगिक शब्द जिनका अर्थ उसके अर्थों में से किसी एक को मान लिया गया हो। दोबारा से बोलूँगा, वे यौगिक शब्द जिनका अर्थ उसके अर्थों में से किसी एक को मान लिया गया हो। जैसे पीताम्बर को कृष्ण भगवान के लिए रूढ़ कर दिया गया है। तो ये हो गया योग रूढ़। तो हमने शब्दावली में स्रोत भी देख लिया और निर्माण भी देख लिया। निर्माण में हमें देखना था रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब हम इसके प्रयोग की बात करते हैं। तो प्रयोग में हम देखेंगे इसे 2 प्रकार से, 2 क्या 3 प्रकार इसमें हम देखेंगे। प्रयोग में हम 3 प्रयोग देखेंगे, एक पारिभाषिक, दूसरा सामान्य या अपरिभाषिक और तीसरा अर्ध परिभाषिक। तो पहला जो है पारिभाषिक, इसमें 2 शब्द आते हैं। एक शब्द है टर्म, एक ग्रोसरी। टर्म या ग्रोसरी का मतलब है पारिभाषिक। 2 शब्द इसमें हैं, या तो टर्म बोलें या ग्लोसरी बोलते हैं। तो टर्म जो किसी विषय विशेष में तकनीकी शब्द के रूप में किया जाए। पारिभाषिक क्या है? जो किसी विषय विशेष में तकनीकी शब्द के रूप में किया जाए वो पारिभाषिक है। सामान्य या अपरिभाषिक क्या है? जो द्विअर्थी या बहुअर्थी हो और संदिग्धार्थी हो वो अपरिभाषिक है। तीसरा है अर्ध परिभाषिक। अर्ध परिभाषिक है जो पारिभाषिक में भी आते हैं, अपरिभाषिक में भी आते हैं, वो है अर्ध परिभाषिक। जैसे मांग, गुरुत्वाकर्षण, बल या जल, कुछ भी बोले। अब हम देखते हैं शब्दावली का आखिरी भाग, परिवर्तनीयता। पहले हमने स्रोत देखा, निर्माण देखा, प्रयोग देखा, अब देखते हैं परिवर्तनीयता। परिवर्तनीयता में हम देखेंगे सबसे पहले विकारी, अविकारी, 2 शब्दों को देखते हैं। विकारी किसे कहते हैं? शब्द जो बदल जाते हैं वो विकारी हैं। शब्द जो बदल जाते हैं वो विकारी है। अविकारी क्या है? अपव्यय। अविकारी मतलब अव्यय भी बोल सकते हैं, जो बदलता ही नहीं। तो विकारी सबसे पहले हम देखते हैं शब्द जो बदल जाते हैं। इसे हम 4 भागों में देखेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये विकारी हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी क्या है? जो बदलता ही नहीं, मतलब योजक या समुच्चय बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द, क्रिया विशेषण। दोबारा से बोलता हूँ, योजक या समुच्चय बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द, क्रिया विशेषण। ठीक। अब हम देखते हैं शब्द निर्माण की युक्तियाँ। शब्द
निर्माण की युक्तियाँ, जिसमें हम इसे दो तरीके से देखेंगे। पहले उपसर्ग प्रत्यय इसमें देखेंगे, उसके बाद फिर संधि व समास देखेंगे। तो उपसर्ग क्या है? पहले जोड़ने वाला। प्रत्यय या प्रसर्ग क्या है? जो बाद में जोड़ने वाला हो। तो यह शब्द नहीं होते हैं, यह शब्दांश होते हैं। यह शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं। नोट: शब्द निर्माण की युक्तियों में ये शब्द नहीं होते हैं, यह शब्दांश होते हैं। शब्द निर्माण की युक्तियों में पहले हमने हैज लगा के देखा, यह शब्द नहीं होते हैं, यह शब्दांश होते हैं। अब नोट में है अक्षर या वर्ण। दूसरा है शब्दांश। शब्दांश क्या है? जिसका अपने आप में कोई अर्थ ना हो, पर जो किसी शब्द से जुड़ने पर उसका अर्थ बदल दे, वो शब्दांश है। शब्दांश क्या है? जिसका अपने आप में कोई अर्थ ना हो, पर जो किसी शब्द से जुड़ने पर उसका अर्थ बदल दे। जैसे है वी, जैसे विज्ञान है तो वी जो है यहाँ पे वो शब्दांश है, और जब वो ज्ञान के साथ जुड़ गया तो ज्ञान का अर्थ बदल गया। अब इसमें शब्द या पद। नोट में तीसरा है शब्द या पद। चौथा है पदबंध। पदबंध, पदबंध मतलब फ्रेज। ठीक है, पदबंध मतलब फ्रेज, इंग्लिश में फ्रेज बोलते हैं। इसका अगर हम देखें, इसे किसे कहते हैं? पदबंध शब्दों का वह समूह जो किसी एक चीज को अच्छे से व्यक्त करता हो। पदबंध किसे कहते हैं? शब्दों का वह समूह जो किसी एक चीज को अच्छे से व्यक्त करता हो, वो पदबंध है। उपवाक्य क्लॉज। उपवाक्य क्लॉज। क्लॉज क्या है? वाक्य का ऐसा भाग जो लगभग पूरी तरह स्वतंत्र हो। उपवाक्य क्या है? वाक्य का ऐसा भाग जो लगभग पूरी तरह स्वतंत्र हो, यानी वाक्य का एक अंश, उसे उपवाक्य कहते हैं, इंग्लिश में क्लॉज। और इसमें तीसरा है, यानी नोट में ही सब कुछ चल रहा है, तो इसमें है वाक्य, सेंटेंस। इंग्लिश में सेंटेंस, हिंदी में वाक्य। किसे कहते हैं वाक्य? शब्दों का वह समूह जो पूरी तरह स्वतंत्र हो और अर्थ को पूरी तरह समझाने में सक्षम हो। दोबारा से बोलता हूँ, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वह समूह जो पूरी तरह स्वतंत्र हो और अर्थ को पूरी तरह समझाने में सक्षम हो। अब इसी में आगे है प्रोक्ति। प्रोक्ति के इंग्लिश है डिस्कोर्स। प्रोक्ति, डिस्कोर्स, प्रोक्ति, डिस्कोर्स। किसे कहते हैं प्रोक्ति? वाक्यों का वह समूह जो किसी एक कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए जरूरी है। वाक्यों का वह समूह जो किसी एक कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए जरूरी है, वो है प्रोक्ति, यह इंग्लिश में डिस्कोर्स। ठीक, अब देख लेते हैं हम उपसर्ग और प्रत्यय। अभी तक हमने नोट में करके देख लिया था, अब हम देखते हैं शब्द निर्माण की युक्तियों में। पहला उपसर्ग प्रत्यय। तो उपसर्ग क्या है? जो पहले जोड़ने वाला है, और प्रत्यय क्या है? जो बाद में जुड़ता है, या प्रत्यय को ही प्रसर्ग भी बोलते हैं। तो उपसर्ग में हम देखते हैं पहले वे शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़े और उनके जुड़ने से उसका अर्थ बदल जाए और उसकी मात्रा या तीव्रता बदले। जैसे अर्थ बदल जाता है, जैसे अभाव, जो भाव के आगे जुड़ गया, छोटा अर्थ बदल गया। मात्रा या तीव्रता बदल जाती है, जैसे विज्ञान, एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसी में उपसर्ग में ही नोट में देखते हैं। हिंदी में उपसर्ग 3 परंपराओं से आते हैं। हिंदी में उपसर्ग 3 परंपराओं से आते हैं। संस्कृत, फारसी, स्वर विकसित, स्वतः विकसित। संस्कृत, फारसी, स्वतः विकसित। तो हिंदी में उपसर्ग 3 परंपराओं से आते हैं, संस्कृत, फारसी, स्वतः विकसित। संस्कृत में जैसे सम प्लस उचित, तो यहाँ सम जो है वो संस्कृत का है, जैसे संस्कृत में हो गया सम प्लस उचित यानी समुचित। और फारसी में है जैसे बेशक, बे प्लस शक बराबर बेशक, ब प्लस इज्जत बराबर बाइज्जत, बे प्लस नजीर बराबर बेनजीर। तो यहाँ पे जो बेशक में बे है वो फारसी से है, बा इज्जत में जो बा है वो फारसी से है, बेनजीर में जो बे है वो फारसी से है, और ये सब उपसर्ग हैं। और स्वतः विकसित में जैसे
पर प्लस देसी, परदेसी, पर प्लस देसी यानी परदेसी। तो परदेसी में जो पर है पहले वो स्वतः विकसित उपसर्ग हैं, स्वतः विकसित उपसर्ग हैं। अब हम प्रत्यय देखते हैं। प्रत्यय प्रसर्ग, प्रत्यय को ही प्रसर्ग भी बोल देते हैं। तो वे शब्दांश जो शब्द के बाद, मतलब वे शब्दांश जो शब्द के बाद जोड़ते हैं या वाक्य के बाद जोड़ते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं और उसकी मात्रा या तीव्रता बदल जाती है। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृदंत, दूसरा त्वदित। एक होता है कृदंत, दूसरा त्वदित। कृदंत मतलब क्रियापद, क्रियापद, कृदंत मतलब क्रियापद, क्रियापद मतलब के अंत में प्रत्यय लगे, क्रियापद के अंत में प्रत्यय। वह शब्द जो क्रिया बता रहा है उसे कृदंतीय पद बोलते हैं। वह शब्द जो क्रिया बता रहा है उसे कृदंतीय पद बोलते हैं। कृदंत क्या है? जो क्रियापद के अंत में जो प्रत्यय आए वो कृदंत है। त्वदित क्या है? अन्य शब्दों, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तो अन्य शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय को त्वदित कहते हैं। अन्य शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय को त्वदित कहते हैं। जुड़ने वाला प्रत्यय तदित प्रत्यय है और क्रियापद के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय है कृदंत प्रत्यय है। क्रियापद के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय कृदंत प्रत्यय और अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में जुड़ने वाला प्रत्यय त्वदित प्रत्यय है। त्वदित प्रत्यय का जैसे एग्जाम्पल है पन, अपना पन, जैसे यहाँ पन जो है, पन प्रत्यय ये त्वदित प्रत्यय है। पा जो है जैसे बुढ़ापा, तो इसमें पा जो प्रत्यय है वो त्वदित प्रत्यय है। ठीक, अब देखते हैं नोट में, दुनिया का कोई भी स्वतंत्र वाक्य इन दो के बिना नहीं बन सकता। नोट में है, दुनिया का कोई भी स्वतंत्र वाक्य इन दो के बिना नहीं बन सकता। किन दो के बिना नहीं बन सकता? संज्ञा या सर्वनाम और क्रिया के बिना। संज्ञा और सर्वनाम और क्रिया के बिना। जैसे संज्ञा या सर्वनाम में हो गया मैं, क्रिया में हो गया हूँ। संज्ञा या सर्वनाम और क्रिया के बिना, संज्ञा सर्वनाम में हो गया मैं, क्रिया में हो गया हूँ। तो हमने देख लिया शब्द निर्माण की युक्तियों को हमें देखना था, जिसमें हमें पहले देखना था उपसर्ग प्रत्यय और दूसरा देखना था संधि व समास। तो अब हम बात करते हैं संधि व समास की। तो समास क्या है? समास बड़ी चीज को छोटे में कहना समास है। बड़ी चीज को छोटे में कहना वो समास है। और संधि क्या है? संधि तकनीकी रूप से वर्णों के बीच में होती है। समास क्या है? बड़ी चीज को छोटे में कहना। और संधि क्या है? संधि तकनीकी रूप से वर्णों के बीच में होती है। संधि तकनीकी रूप से वर्णों के बीच में होती है। समास में जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा है माता और पिता, तो समास में जब इसे लिखेंगे तो लिख देंगे माता पिता और बीच में हाइफन लगा देते हैं। जैसे हो गया पीताम्बर, समास हो गया। और ये है पीत है जिसका अंबर, तो पीत है जिसका अंबर उसे छोटे में लिख दिया पीताम्बर, तो ये है समास। समास बनाने में संधि हो भी सकती है और नहीं भी। समास बनाने में संधि हो भी सकती है और नहीं भी। नोट में हम देखते हैं नोट, उपसर्ग तथा प्रत्यय के लिए, उपसर्ग तथा प्रत्यय के लिए एक शब्द तथा शब्दांश की जरूरत होती है। एक शब्द तथा शब्दांश की जरूरत होती है, जबकि समास के लिए दो शब्दों की जरूरत होती है। जबकि संधि के लिए सिर्फ दो वर्णों की जरूरत होती है। दोबारा से ये नोट पढ़ूंगा। उपसर्ग तथा प्रत्यय के लिए एक शब्द तथा शब्दांश की जरूरत होती है, जबकि समास के लिए दो शब्दों की जरूरत होती है। जबकि संधि के लिए सिर्फ दो वर्णों की जरूरत होती है। अब हम देखते हैं समास। दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से मिलकर जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उसे समासिक शब्द कहते हैं। और उन दो या अधिक शब्दों के बीच जो संयोग होता है उसे समास कहते हैं।
फिर से पढ़ता हूँ, समास क्या है। दो या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से मिलकर जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उसे समासिक शब्द कहते हैं, और उन दो या अधिक शब्दों के बीच जो संयोग होता है उसे समास कहते हैं। अब देखते हैं समास की विशेषताएं। समास की विशेषताएं में पहला है दो या अधिक पदों का एक हो जाना। दो या अधिक पदों का एक हो जाना, इसे संक्षिप्त में हम बोल सकते हैं एक पदी भावा समासा। एक पदी भावा समासा यानी दो या अधिक पदों का एक हो जाना। और समास की विशेषताओं में दूसरा है समास में कम से कम दो पद शामिल होते हैं और उनके बीच का संबंध सूचक शब्द लुप्त हो जाता है। समास में संधि हो भी सकती है और नहीं भी। यदि संधि के नियम लागू होने की स्थिति बनती है तो संधि अवश्य होगी, नहीं तो दोनों पद साथ साथ रखे जाएंगे। दोबारा से बोलता हूँ, ये समास में कम से कम दो पद शामिल होते हैं और उनके बीच का संबंध सूचक शब्द लुप्त हो जाता है। समास में संधि हो भी सकती है और नहीं भी। यदि संधि के नियम लागू होने की स्थिति बनती है तो संधि अवश्य होगी, और यदि संधि के नियम बनती है तो अवश्य होगी, और यदि संधि के नियम नहीं तो दोनों पद साथ साथ रखे जाएंगे। दोबारा से इतना पढ़ूंगा, समास में संधि हो भी सकती है और नहीं भी। यदि संधि के नियम लागू होने की स्थिति बनती है तो संधि अवश्य होगी, नहीं तो दोनों पद साथ साथ रखे जाएंगे। अब देखते हैं संधि और समास में अंतर। तो एक तरफ है संधि, एक तरफ है समास। संधि में पहला है इसमें दो वर्णों का योग होता है। इसमें दो वर्णों का योग होता है। दूसरा है यह नियम केवल तत्सम शब्दों में ही चलता है। यह नियम केवल तत्सम शब्दों में ही चलता है। तीसरा है जब संधि को तोड़ते हैं तो इसे संधि विच्छेद कहा जाता है। एग्जाम्पल पीताम्बर, पीत प्लस अंबर, तो ये हो गया संधि। अब हम देखते हैं समास। समास में पहला है दो या अधिक शब्दों का योग होता है। दो या अधिक शब्दों का योग होता है। दूसरा है यह तत्सम शब्दों, तद्भव शब्दों तथा विदेशज शब्दों सभी में हो सकता है। और तीसरा है समास को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। जैसे पीताम्बर, पीत है जिसका अंबर। तो ये थे संधि और समास में अंतर। और इसी के साथ लेक्चर नंबर 134 यहीं पे समाप्त होता है।